हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज पीजीटी साइकोलॉजी के इस एमसीक्यू के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ब्रेन से संबंधित एमसीक्यू के बारे में। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर आप ब्रेन से संबंधित एमसीक्यू को समझना चाहते हैं तो एक बार पहले अच्छे से ब्रेन को देखिए, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं उनके नाम को पढ़िए, उनको समझिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी। आज मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पुटअप किए हैं ये निश्चित ही आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। और ब्रेन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से अलग टाइप से होते हैं। और अगर आप एक बार ब्रेन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ब्रेन के जो पार्ट हैं, अगर उनको देखेंगे, नाम को देखेंगे तो आप ज़रूर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सीधे आपसे एमसीक्यू के बारे में बात करूँगा। एक बार आप पहले ब्रेन के जो पर्टिकुलर टर्म हैं उनको थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पीजीटी साइकोलॉजी के लिए, बेसिकली जो आपका बिहार और यूपी का आने वाला है। तैयारी करिए अच्छे से और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग साउंड्स इनटू वर्ड्स। देखिए, मैं आपसे बात करूं ब्रेन के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं कि ब्रेन आपके बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो कि कंप्लीट बॉडी को रेगुलेट ऑपरेट करने में हेल्प करता है। अगर ब्रेन नहीं तो कुछ भी नहीं, आप भी जानते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारी बॉडी का मूवमेंट होना, आँखों का झपकने की बात हो, हार्ट बीट की बात हो, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो इससे क्वेश्चन भी डिजाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग साउंड्स इनटू वर्ड्स एंड अरेंजिंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, कहा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो ध्वनियों को शब्दों में संयोजित करता है और शब्दों को सार्थक वाक्यों में व्यवस्थित करता है। बताना है कौन सा हिस्सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप समझिएगा। तो यहाँ पर सीधा हम देखते हैं कि ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रोकास एरिया, वर्न्स एरिया, हाइपोथैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। ये चारों टर्म यहाँ पर जो लिखे हैं अपने आप में यूनिक हैं और इन सभी का अपना अपना रोल होता है। एक बात सोचिए, जैसे मैं अभी आपसे जो भी बात कर रहा हूँ तो आप इसको समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन है जो वो साउंड को एनालाइज कर पा रहा है और उसको पर्टिकुलर एक मीनिंग दे पा रहा है, क्योंकि आपने पास्ट में सीखा भी है। तो अब यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि शब्दों को मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करता है, समझता है, ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रोका एरिया है ये हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि साउंड को कंबाइन करता है। क्या करता है? ये साउंड को कंबाइन करता है एंड अरेंज करता है शब्दों को, वर्ड्स को अरेंज करता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। जैसे आप ग्रामर पढ़ते ना, तो सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है, तो उस सेंटेंस के ऑर्डर को समझने में हेल्प करता है ब्रोका एरिया। इसका नाम ब्रोका रखा गया था क्योंकि इसको डॉक्टर पॉल ब्रोका ने पता किया था। और जो ब्रोका एरिया है ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है। मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, हमारे ब्रेन में जो ब्रोका एरिया होता है ये लोकेटेड होता है फ्रंटल लोब में और इसका काम होता है साउंड को कंबाइन करना और वर्ड्स को अरेंज करना मीनिंगफुल साउंड में। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका ब्रोका एरिया। लेकिन इसके साथ यहाँ पे आपके सामने वर्न्स एरिया, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस लिखा है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए, किसी शब्द को समझना अलग बात है, शब्दों को एक क्रम में व्यवस्थित करना, वाक्य को समझना एक अलग बात है, और पूरे वाक्य का एक मतलब समझना अलग बात है। तो जो वर्किंग्स एरिया है इसका मतलब होता है कि हम किसी सेंटेंस को ओवरऑल समझ पाते हैं, उसका जो भाव है वो समझ पाते हैं।
तो ये आपका वर्किंग्स एरिया के लिए आता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं। एंड हाइपोथैलेमस जो है ये आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है और ये रेगुलेट करता है जो भी मोटिवेशनल और जो इमोशनल बिहेवियर होते हैं, या फिर हम कहें कि हाइपोथैलेमस और भी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि थर्स्ट को, हमारी प्यास को, हमारी भूख को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अच्छा, जैसे कि हमें याद रखना है कि हाइपोथैलेमस थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। तो ये कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस स्टार्ट होता है एच से, तो H4 हम कह सकते हैं हंगर। क्या बोल सकते हैं? हंगर। और इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो TH लिखा है, थैलेमस का TH, अगर TH को लेंगे तो इससे हम कह सकते हैं थर्स्ट। क्या बोल सकते हैं? थर्स्ट। तो हाइपोथैलेमस हमारे हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है, इसको ध्यान रखना है। इसको भी समझने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे लिखा है हिप्पोकैम्पस। बेसिकली हिप्पो को हटा दें तो कैंपस बचता ना। और कैंपस मतलब क्या होता है? कैंपस मतलब जैसे आप समझते हैं कॉलेज का कैंपस, हमारी कॉलेज का कैंपस बहुत ही बेहतरीन है, इतने स्क्वायर मीटर में कॉलेज का कैंपस फैला हुआ है ना। बेसिकली आप कॉलेज में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत चीज़ों को हमेशा के लिए सीख जाते हैं, और आपको पता है कि कैंपस में गुजारी हुई ज़िंदगी आप कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझते हुए आपको समझना है कि जो हिप्पोकैम्पस होता है वो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है या जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप चारों यहाँ पे चीज़ों को सीख गए हैं। क्वेश्चन एक था, बट इससे कम से कम 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपने मेरी बातों को सुना होगा, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हों नोट डाउन करें और निश्चित ही आपकी ये बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। डैमेज टू द सेरिबेलम वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन, अगर हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम हिस्सा होता है अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे ब्रेन में जो सेरिबेलम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो अगर सेरिबेलम डैमेज होता है तो हमारे बॉडी का जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेशन फेल्यूर है, लॉस ऑफ हियरिंग है, लॉस ऑफ मेमोरी है। तो ये अलग अलग पार्ट हैं। जो मैं पहले कुछ चीज़ें बताया हूँ या जो आगे बताऊँगा तो उन चीज़ों से कोरिलेट कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे और कौन सी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। जैसे रेस्पिरेशन फेल्यूर की बात करूँ तो रेस्पिरेशन फेल्यूर की अगर बात करूँ तो बेसिकली हम जो हमारी हार्ट रेट है, हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्रीदिंग है, तो ये हमारे मेड्यूला से कंट्रोल होते हैं। अगर मेड्यूला गड़बड़ होता है तो हमारे वहाँ पे रेस्पिरेशन का भी इश्यू हो सकता है। तो ऐसी भी और चीज़ें ध्यान रखनी है, चीज़ों को कोरिलेट करना है, समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द पोन्स इज लोकेटेड बिटवीन द मेड्यूला एंड अदर ब्रेन एरियाज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सीधी सी बात है, पोन्स का क्या काम है ये बताना है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से डिजाइन करके पूछा गया कि पोन्स की लोकेशन बता रखी है और पूछा है कि इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अब हमें समझना है कि जो पोन्स है बेसिकली ये वर्क करता है हमारे स्लीप और अराउजल के लिए। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो पोन्स होता है, पोन्स वर्क करता है हमारे स्लीप और हमारे अराउजल के लिए, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जो पोन्स है उसकी लोकेशन मॉड्यूला और अदर ब्रेन पार्ट की बात में बोली थी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सीधा ध्यान रखना है कि जो पोन्स हैं, पोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड अराउजल। तो इसका आपका ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है व्हेन ह्यूमंस सफ़र डैमेज टू दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन देयर कैन बी अ लैप्स इनटू परमानेंट स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस। तो कहा गया है कि जब मनुष्य के मस्तिष्क के इस हिस्से में क्षति पहुंचती है तो वह स्थायी रूप से बेहोशी की स्थिति में आ जाता है।
तो फाइनली हमें बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें क्षति पहुंचने पर व्यक्ति हमेशा के लिए बेहोश हो सकता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सेरिबेलम, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। ये आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो रेक्टिकुलर फॉर्मेशन होता है ये हमारी कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। अगर ये पार्ट डैमेज हो जाए, अगर आपका रेक्टिकुलर फॉर्मेशन डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा कि जो कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म होगी, यानी हम अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब बेसिकली साउंड को कंट्रोल करता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब हमारे मोटिवेशन इमोशन को कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखना है। और इस तरह से इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका जो आंसर है दैट इज़ द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर डैमेज हो जाए तो परमानेंट अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद व्हाट डज एन ईईजी रिकॉर्ड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईईजी एक ऐसा शब्द है जिसे आप सुनते रहते होंगे, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है तो इस तरह की हम कई बार मेडिकल जांच करवाते हैं। तो ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में हो जाता है। ईईजी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। और ये क्या रिकॉर्ड करता है ये हमें ध्यान रखना है। जो ईईजी है ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, हमारे ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उनको ये मेजर करता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। बेसिकली जैसे ब्रेन में कई बार चोट लग जाती है तो ब्रेन के कौन से पार्ट काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, तो उस दौरान ईईजी के माध्यम से ब्रेन में पता किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं हो रहे हैं। बेसिकली मशीन होती है तो वहाँ पे जब ब्रेन को रखा जाता है मशीन में, बॉडी को, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे रिस्पांस हो रहा है, कहाँ कहाँ पे नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि ब्रेन में, जैसे मान लीजिए ये ब्रेन है और इसको एक मशीन में जब अंदर रखा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का पता किया जाता है कि अगर पूरी इस मशीन के माध्यम से पता करेंगे कि ब्रेन में कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो रहे हैं, तो जहाँ पे ये चीज़ हो रही है मतलब वो सही है, जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ पे ख़राब है। तो इस तरह से एक मेथड है जिससे हम ब्रेन को जांचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईईजी का काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जांचना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमें पूछा गया है लिम्बिक सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लिम्बिक सिस्टम है दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। तो ध्यान रखिएगा, लिम्बिक सिस्टम हमारे जो बेसिक नीड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो कि हमारे बेसिक नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप उस टाइम पे लिम्बिक सिस्टम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को पुटअप किया गया कि लिम्बिक सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार है, तो बताना है कंट्रोल ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दैट इज थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है। थैलेमस का मुख्य कार्य क्या है, ध्यान रखिएगा कि हमारे ब्रेन में थैलेमस एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम रिले स्टेशन या स्विच बोर्ड कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारा घर होता है ना, ये मान लीजिए हमारा घर है, तो घर में हमारा एक ये मेन गेट होता है। मेन गेट से एंट्री करने के बाद अपने घर में हम किसी भी रूम में कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में जो थैलेमस है, थैलेमस को हम रिले स्टेशन या स्विच बोर्ड कहते हैं, क्योंकि कहीं से भी आने वाली इन्फॉर्मेशन इधर से पास होके अन्य दूसरी जगह पर जाती है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, रिसीविंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड रिलेइंग इट टू द अप्रोप्रिएट एरिया। इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है और जो भी अप्रोप्रिएट एरिया होता है वहाँ पर ये पहुँचती है। तो ये थैलेमस का यहाँ पे काम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
bodily sensation such as touch, pressure and temperature are controlled in which area of the brain? हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में जो बॉडी सेंसेशंस होते हैं जैसे टच, स्पर्श बोलते हैं, दबाव, तापमान, तो ये सब संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं मस्तिष्क के किस क्षेत्र से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द पैरिटल लोब। पैरिटल लोब हमारे बॉडी में जो सेंसेशंस होते हैं, टच का सेंसेशन हो, टेम्परेचर का हो या फिर प्रेशर का हो, ये सब पैरिटल लोब के द्वारा कंट्रोल होती है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी में जैसे मैंने और चीज़ें बताना चाहूँगा कि फ्रंटल लोब मैं पहले बताया था, फ्रंटल लोब संबंधित होता है बेसिकली हमारे मोटिवेशन से, इमोशन से। टेम्पोरल लोब होता है साउंड से, और ऑसिपिटल लोब होता है देखने से, वॉच करने से। अच्छा ध्यान रखो ना कि ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब के क्या वर्क होते हैं। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि टेम्पोरल लोब मैंने बोला कि वर्क करता है साउंड के लिए। अब कैसे याद रखेंगे? टेम्पो बहुत साउंड करता है ना, आपके शहर में टेम्पो चलते होंगे। तो टेम्पो मतलब टेम्पो जो साउंड करते हैं, तो टेम्पोरल लोब मतलब साउंड को लेकर काम करता है। ऑसिपिटल लोब मतलब देखने को, तो ऑसी ओ डबल सी लिखा ना, सी मीन्स देखना होता ना, ऑसिपिटल सी मीन्स देखना। तो आप यहाँ पे जो आई का काम है वो ऑसिपिटल लोब से होता है, और टेम्पोरल मतलब आपका साउंड से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड ड्यूरिंग अ स्प्लिट ब्रेन ऑपरेशन? स्प्लिट ब्रेन ऑपरेशन के दौरान मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? स्प्लिट ब्रेन का मतलब होता है ब्रेन को दो हिस्सों में बांट देना। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक ब्रेन है, अगर आप इसको दो हिस्सों में बांट दोगे इस तरीके से, तो इस दौरान कौन सा पार्ट आपका प्रभावित होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे जो ब्रेन के जो दो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं पर्टिकुलर फाइबर्स के द्वारा, बैंड के द्वारा। देखिए जैसे आपने ना बादाम खाया होगा, तो बादाम देखते हैं ना इस तरह से दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है, तो वैसे ही ब्रेन का भी हाल है। और ये क्या होता है, फाइबर से बहुत सारे बैंड होते हैं, फाइबर्स, उससे ही कनेक्ट होता है। और ये जो बैंड ऑफ फाइबर्स होते हैं इन्हें कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम, जिनकी संख्या लगभग में 200 मिलियंस होती है। तो ये जो कॉर्पस कॉलोसम जो बैंड है उनके माध्यम से हमारा लेफ़्ट एंड राइट जो हेमिस्फीयर है वो कनेक्ट होता है। और अगर हम इसे स्प्लिट कर देंगे, हटा देंगे, मतलब दो हिस्सों में बांट देंगे, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस कॉलोसम के फाइबर्स हैं ये टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा हिस्सा प्रभावित होगा? कॉर्पस कॉलोसम। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज मैं आपके साथ ब्रेन के कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर किया हूँ जो आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। आपने समझा होगा, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी आने वाली परीक्षा के लिए मैं और भी कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू। आप अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें।